जितने भी आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं वो क्या होते हैं, पानी में आसानी से घुल जाते हैं, या अगर आसानी से नहीं घुलते तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देने पर क्या होता है वो घुल जाते हैं। तो इसका एक रीज़न ये होता है क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स किस फॉर्म में होते हैं, A+ और B- में। तो वाटर के बारे में कहते हैं कि वाटर क्या होता है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से कौन यहाँ पर अट्रैक्ट होता है बताओ, कैटायनिक फॉर्म। अगर वाटर से बात करें तो वाटर का जो कैटायनिक फॉर्म होगा वो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो एनायनिक पार्ट है वो किससे अट्रैक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में घुल मिल जाएंगे तो सो दैट कि ये आसानी से क्या होता है, ये सॉल्युबल हो जाते हैं। इसी चीज़ों को हम लोग कह रहे थे कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये चीज़ें क्लियर है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखवा रहे थे, जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स होते हैं कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स थे वो, एक लैटिस एनर्जी था और दूसरा हम लोग वर्ड यूज कर रहे थे हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। ऑल दो सॉलिड स्टेट ये इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बहुत डेप्थ में इसके बारे में कुछ नहीं दिया, बस नाम दिया हुआ, लेकिन इसको हम लोग पढ़ना पड़ता है कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्युबिलिटी। तो लैटिस एनर्जी जो क्या होता है ये तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख ही चुके थे। हम लोग इस क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी से देखो पहले स्टार्टिंग अगर हम लोग करते हैं तो उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या कह रहे हैं हम लोग इसको, बोलो, सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी, तो देखो सॉल्वेशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें कि सॉल्वेशन एनर्जी क्या होता है, तो अगर कोई कैटायन है, देखो कोई कैटायन है और अगर कोई सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट में भी क्या होगा कि एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक निगेटिव पार्ट होगा। तो ये जो निगेटिव पार्ट है और ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, किसका, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर निगेटिव और इसके पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उसी तरीके से जो सॉल्वेंट का अगर मान लिया जाए कि पॉजिटिव पार्ट भी है, तो पॉजिटिव पार्ट से इसका अट्रैक्शन किसका होगा, निगेटिव का होगा। ये अट्रैक्शन है, वहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में एक पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वैसे ही उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन होगी। तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी क्या करेगा, वहाँ पर वो रिलीज करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी उसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि ये एनर्जी क्या करता है, जब किसी आयनिक कंपाउंड को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि पानी के अंदर अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड चूना डाल देते हैं तो वो बॉयल करने लगता है। उसके अलावा एक और चीज़ ये देखना कि अगर हाथ में हम लोग क्या करें, सर्फ ले ले और 1 चम्मच उसमें पानी डाल दें तो हाथ में कुछ थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, या सुनो, अगर तुम काम करो कि हाथ में सर्फ ले लो, 1 चम्मच पानी ले लो, देखना तुमको वहाँ पे गर्म महसूस होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर में जो सर्फ है, सर्फ में भी आयंस होते हैं। तो आयंस पानी में जब घुलता है, ऐसे नहीं कि जब वो घुलेगा तब, जब आइस सर्फ के ऊपर में तुम आइस रख दोगे तो तुमको गर्म नहीं लगेगा, लेकिन जैसे पानी रखोगे तो पानी में घुलेगा, घुलेगा तो वो क्या करेगा, उसके साथ इंट्रैक्ट हो रहा तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो एनर्जी रिलीज करेगा तो तुम्हें क्या लगेगा, गर्म महसूस होगा। जब भी कोई बॉडी एनर्जी रिलीज करता है, जैसे मान लो तुम पेपर ही जलाए, पेपर जलाए तो वहाँ से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो रिलीज होता है तो तुम्हें क्या लगता है, गर्म महसूस होता है। तो उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि अगर चूना मिलाया जाए, इस तरीके से सर्फ मिलाया जाए तो एनर्जी रिलीज होता है। कब रिलीज होता है, तो जब इस प्रकार के कंपाउंड को सॉल्वेंट में हम मिक्स करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। तो अगर हमसे कोई पूछे कि सर सॉल्वेशन एनर्जी क्या होता है, तो क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन लिखो, the amount of energy releases when 1 mole ionic compound completely dissolved in excess of
सॉल्वेंट, कंप्लीटली डिजॉल्व विथ, ये सॉल्वेंट का अमाउंट लिमिटेड नहीं है लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट लिमिटेड है, दैट इज पर मोल के लिए बात करते हैं। विथ एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। और ये पर मोल के लिए बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये आपको मिलेगा किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल। तो दैट इज व्हेन 1 मोल आयनिक कंपाउंड कंप्लीटली डिजॉल्व विद एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ लिमिटेशन नहीं होगा, उसको एक्सेस में अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो बस यहाँ पर एक वर्ड हम एक लिखवा देंगे, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, देन it is called सॉल्वेशन एनर्जी, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहेंगे इसको हम लोग, हाइड्रेशन एनर्जी। तो सॉल्वेशन एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर सॉल्वेंट क्या हो जाए, वाटर हो जाए, तो उसका नाम स्पेसिफिक वर्ड हो गया, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। और हम लोग इसी हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक वर्ड देखना, हमने एक वर्ड यहाँ पर क्या यूज किया है, दैट इज एनर्जी रिलीजेस। इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी विल ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बोलो, एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज होगा ही होगा। एनर्जी एब्जॉर्प्शन की बात हो ही नहीं सकता, एनर्जी एब्जॉर्प्शन वहां पर नहीं होगा, वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज होगा। इसलिए वो क्या करता है, वहां से घुलता है यहाँ पर। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुआ, ये चीज़ें क्लियर है। अब जैसे हम किसी एग्जाम्पल पे लेकर के कहते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड चूना को अगर हम पानी में डालते हैं तो देख रहा है कि वो क्या होता है कि पानी बॉयल करने लगता है। सोचो इतना हाईली एक्सोथर्मिक होता है, वो क्या करने लगता है, बॉयल करने लगता है, नहीं तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो उसका देखो रीज़न क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम लोग देखें तो आयंस किस प्रकार का, Ca+2 है और क्या है, O-2। तो जो कैल्शियम है उसका इंट्रैक्शन किसके साथ होगा बताओ, वाटर के ऑक्सीजन के साथ में। तो इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। दैट इज ऑक्सीजन के ऊपर में क्या होता है, पार्शियल निगेटिव, कंप्लीट निगेटिव नहीं, कैसा, पार्शियल निगेटिव, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ये चीज़ें पढ़ाया था आपको कि ये 3.5 होता है, ये 2.1। तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, या ऐसे समझो कि ये इसके ऊपर में डेंसिटी इसके ऊपर में क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो निगेटिव वाला पार्ट है वो किससे सॉल्वेट होगा, सॉल्वेट होगा कैटायन से होगा, मतलब ये इसको सॉल्वेट करेगा। तो ये जो निगेटिव वाली पार्ट है वो किससे सॉल्वेट हो जाएगा बताओ, हाइड्रोजन से। तो ये वाटर का जो ये पोर्शन है जिसके के ऊपर कैसा है, ये पार्शियल, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको कौन सॉल्वेट करेगा, ये। तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, एक प्रकार की बॉन्डिंग आ रही है, और बॉन्डिंग इस प्रकार से होगा तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगा इसका, बोलो, हाँ एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आया क्या होता है, और इसी चीज़ों को हम कह रहे थे। अब ये बताओ कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा हाइड्रेशन एनर्जी पर। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अगर मान लो कि उससे बहुत ज़्यादा नहीं घुलेगा, जैसे बहुत सारे सॉल्ट देखना कि जैसे पानी में तुरंत घुल जाता है, बहुत सारे सॉल्ट होता है जिसको घुलने में समय लगता है। तो ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो वही तो दो कह रहे, एक हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरा लैटिस एनर्जी। क्योंकि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये कैल्शियम और इसमें जो टूट रहा है वो उसमें कौन सी एनर्जी हम दिए होंगे, बोलो,
इसको तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी दिए होंगे, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी देना पड़ रहा है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमेशा एनर्जी क्या करे, कम दे और रिलीज क्या हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए। हम हमेशा चाहते हैं ना कि किसी भी बिजनेस में हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो, रिटर्न क्या हो जाए, ये ज़्यादा। जैसे बच्चे भी चाहते हैं कि हम कम पढ़ें, नंबर क्या है, ये ज़्यादा। तो बेसिकली एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। ये बेवकूफ़ वाली बात है ना कि ज़्यादा पढ़े कम नंबर लाए। तो ये उसी तरीके से, तो यहाँ किस प्रकार की एनर्जी लग रही है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर किस किस प्रकार की एनर्जी लग रही है, तो पहला देखो कि कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड के फॉर्म में, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, Ca+2 गैस, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O-2 गैस। यहाँ पे कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, बोलो, लैटिस एनर्जी। अब ये जो कैल्शियम है +2 गैस और O-2 क्या है, गैस, इसको हम एक्सेस ऑफ वाटर, इसलिए वाटर के लिए हम क्या करें, एक्सेस अमाउंट में देते हैं, है ना, ये वाटर क्या हो जाए, एक्सेस अमाउंट में हो जाए। तो ये जो गैसेस फॉर्म है वो क्या होगा, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। और इसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं कि अगर ये सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, तो Ca+2 किस फॉर्म में आ जाता है, एक्वस। ये बहुत बार हम लोगों ने एक्वस HCl, एक्वस NaOH वर्ड का बात किया था। तो एक्वस क्या हुआ, समझ में आया, ये जो कैटायनिक पार्ट है ना, अब ये क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाएगा, उनके साथ क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन भी किस में हो जाएगा, ये भी एक्वस में हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी एनर्जी रिलीज होगा, बोलो, हाइड्रेशन एनर्जी, ये ऑलवेज नेगेटिव। अब यहाँ पर अगर देखें कि इस दोनों रिएक्शन को ऐड करें, जो लास्ट क्लास में हम लोग हेस लॉ पढ़ भी रहे थे, तो हेस लॉ पढ़ रहे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कैल्शियम कैंसिल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैल्शियम, तो हो क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड के फॉर्म में है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ca+2 एक्वस, और क्या हो जाएगा, O-2 एक्वस। तो एनर्जी को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। समझ में आया ये चीज़ है। और कोई भी प्रोसेस कब आगे की तरफ बढ़ेगा, फॉरवर्ड होगा, जिसको एक वर्ड यूज करते हैं, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि वो चीज़ें अपने आप आगे बढ़ जाए, या एक बार स्टार्ट कर दे तो आगे बढ़ जाए। तो ये रिएक्शन आगे कब बढ़ेगा, व्हेन द प्रोसेस इज निगेटिव। ये हमेशा याद रखना, किसी भी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर उसका ओवरऑल जो एनर्जी है अगर निगेटिव है, निगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा, तो निगेटिव है तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। और अगर ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि वो रिएक्शन तभी जाएगा जब उसको हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सॉल्युबल कब होगा, जब ये निगेटिव होगा। ये निगेटिव कब होगा, व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी। बात समझ में आ रहा। तो इसी वर्ड को हम लोग क्या लिखवाते हैं, अगर इसी वर्ड को हम लिखवाएं, एन आयनिक कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इफ, बताओ क्या हो लिखना होगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, मोर देन लैटिस एनर्जी। अब हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, साइन छोड़ दीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी। ऐसे तुम समझो लैटिस एनर्जी देना पड़ रहा था तोड़ने के लिए, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था। और कभी भी प्रोसेस कब आगे बढ़ेगा, व्हेन द रिलीज एनर्जी इज ग्रेटर देन गिवन एनर्जी अप्लाइड एनर्जी। तो ओवरऑल समझ में आया कि कब कौन आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा, व्हेन द हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, सो दैट की ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाए, इसकी पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, देखिए फटाफट लिखे इसको। हाँ, वो सेकंड वाला में जहाँ पे वो एक्सेस ऑफ H2O डाले, अगर वाटर बहुत लिमिटेड अमाउंट होता तो क्या होता? तो कम एनर्जी रिलीज होता। अभी हम आएंगे उस पॉइंट पर भी। थोड़ा तेजी से लिखना है ना।
लिख लिए? है ना? एन आयनिक कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इफ हाइड्रोजन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। क्या लिख लिए सही बच्चे इसको? नेक्स्ट लिखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। क्या सभी आयंस के लिए हाइड्रेशन एनर्जी एक बराबर होगा क्या? एक बार सोच के बताना। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या सभी आयंस के लिए एक बराबर होगा? अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी को ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे बहुत जगह पर ऐसा भी मिलेगा आपको। डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी, और ये हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है, हाइड्रेशन एनर्जी एकदम समझ में आया कि क्या होता है कि नहीं होता? जब कोई भी आयंस का वाटर के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रेशन एनर्जी कह रहे हैं। तो किसी आयंस के साथ ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, किसी आयंस के साथ कम करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? वो चार्ज मतलब किस पे डिपेंड करेगा? आयंस के किस प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा? तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कह सकते हैं क्या हम? हाँ, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मतलब अगर m के ऊपर में +3 है, m के ऊपर में +2 है और m के ऊपर में +1 है, तो जिसके ऊपर में ज़्यादा चार्ज होगा उसका अट्रैक्शन पानी के तरफ से ज़्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब Na+ का ज़्यादा होगा, Na+ से ज़्यादा हो जाएगा Mg+2 का, Mg+2 से ज़्यादा हो जाएगा Al+3 का। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने वाटर मॉलिक्यूल उसको क्या करेंगे? घेरेंगे, और जितना घेरेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा? वो रिलीज करेगा। तो एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर, अगर चार्ज बराबर है तो साइज के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली। मतलब देखो, जितना साइज छोटा होगा, जितना क्या हो जाएगा? साइज कम होगा, उतना ही ज्यादा इसका क्या हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी क्या होगा? उतना ही ज्यादा। अगर देखो चार्ज बराबर है, पहला प्रायोरिटी हमने किसको दिया? पहला प्रायोरिटी किसको दिया हम लोग? चार्ज को। दूसरी प्रायोरिटी क्या कह रहे हैं हम लोग? कि साइज कम होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? ये ज़्यादा। और जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा उससे क्या होगा? घिरेगा। तो उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी उसकी? बोलो। तो उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी इसकी? हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज़्यादा हो जाएगा? Li+ का ज़्यादा होगा कि Na+ का ज़्यादा होगा कि K+ का ज़्यादा होगा कि Rb+ का ज़्यादा होगा? बोलो। Li+ का ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, बेरिलियम में, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, तो किसका ज़्यादा होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मतलब जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि इतना ज़्यादा छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, उतना ज़्यादा उससे अट्रैक्ट करेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अगर कभी कंपैरिजन की बात होगा तो अगेन चार्ज फैक्टर डोमिनेट ओवर साइज। बात समझ में आ रहा? चार्ज फैक्टर डोमिनेट करेगा साइज के ऊपर। लिख लिए इसको, तो साथ साथ में लिखना तेजी से। तो ये दो फैक्टर्स आपको याद रखने होंगे, हाइड्रेशन एनर्जी, चार्ज और ये साइज, दो फैक्टर्स आते हैं। लिख लिए? अब हम आपको समझाएंगे इसको, है ना, बहुत अच्छे से, क्योंकि इसका इतना एप्लीकेशन है ना आगे के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा। इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में भी जो 12th का जो है सबसे खतरनाक चैप्टर्स में गिनती होती है, तो वहाँ पर भी इन फैक्टर्स के बारे में आता है और इसके बेसिक कंसेप्ट हर जगह। अब देखो छोटी सी चीज़ें समझाते हैं और तुम शायद इसको समझ जाओ। तो ये डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ देना, आपको बाद में PDF मिल जाएगा तो फिर वो बना लेना, ठीक है। लेकिन हमको समझाने में इसको देखो, अगर हम आपसे बात करते हैं, पहले इसको समझना है। Li+ से और हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? Na+ ले रहे हैं। तो पहले ये बताओ कि साइज किसका ज़्यादा होगा? लिथियम का ज़्यादा साइज होगा
कि सोडियम का ज़्यादा साइज होगा। ऑब्वियसली सोडियम का ज़्यादा होगा, डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम जो है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल में देखो क्या होता है, किसको देखो बना रहे फिर मिटा देंगे। ऑक्सीजन के ऊपर में क्या होता है, पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव। हम इसे क्या कर रहे हैं कि एक बिस्किट के फॉर्म में बना दे रहे हैं कुछ इस तरीके का, और इसी के अंदर में चार्ज लिख दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल हम इसमें बना नहीं सकते उतने अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव निगेटिव का कुछ इस तरीके का होगा। अब हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझना है कि लिथियम का साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट लेयर में, यहाँ पर फर्स्ट में इसमें क्या होता है कि देखो ये पॉजिटिव है, तो वाटर का कौन सा पार्ट इससे अट्रैक्ट होगा, निगेटिव वाला, तो ये निगेटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव। उसी तरीके से इस एरिया में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर क्या हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव। मतलब ये चार वाटर मॉलिक्यूल, जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं एकदम एग्जैक्ट चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसके अंदर में क्या होता है कि चार वाटर मॉलिक्यूल इससे क्या हो रहा है, इंट्रैक्ट हो रहे हैं, पास में उसको क्या कर रहे हैं, घेर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा। अब इसका कंपैरिजन अगर हम लोग देखें तो सोडियम का साइज क्या है, कंपैरेटिवली बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट में यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसको ज़्यादा घेरेंगे इसको यहाँ पर, मतलब वो उसके नंबर्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे। ये कुछ समझ में आया? ये कुछ ऐसा है कि देखो कि अगर छोटा सा केक है, तो उस केक, छोटा सा अगर केक है तो उसके सराउंडेड देखना कि कम लोग ही खड़े हो सकते हैं, और अगर बड़ा सा केक होगा तो उसके आसपास में क्या होगा, नंबर ऑफ लोग, पीपल्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जा सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, और ये कुछ इस तरीके से निगेटिव और पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब है कि ये जो Na+ है उसमें सिर्फ एक ही लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने लेयर का फॉर्मेशन, एक लेयर का फॉर्मेशन, और हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये सिंगल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक ही लेयर यहाँ पर होगा, तो ये 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल इससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा और ये एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन अब इधर की तरफ बात करते हैं, तो इधर की तरफ अगर हम देखें तो इसके कंपैरिजन में लिथियम आयन जो है वो साइज छोटा है और चार्ज बराबर है, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है आपका, ये ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो एक लेयर के बाद 2-3 लेयर और इसे अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैग्नेट बहुत पावरफुल होता है तो आपने देखा होगा कि उससे जो पिन अगर अटैच्ड है तो उस पिन से भी दूसरे पिन अटैच हो जाते हैं। ये कब, जब वो क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पर एक लेयर तो ये फॉर्म कर ही रहा, इसके बाद क्या होता है कि इसके और लेयर्स के यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ये माइनस प्लस हो गया इस तरीके से ना, ये माइनस प्लस, इसलिए एक्सेस क्यों वर्ड यूज किया, समझ में आया? मतलब जहां तक अट्रैक्शन हो सकता है इस आयंस का, जहां तक अट्रैक्शन हो सकता है इस आयंस का, उतना इसको घेर लेगा पूरा। तो यहां पर इसको घेरा, फिर देखो क्या है, ऐसा नहीं कि 2 ही लेयर होते हैं, ये इतना पावरफुल होता है कि इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल लेयर के फॉर्मेशन होते हैं। तो ये बताओ कि वहां पर एक ही लेयर में वाटर उससे अट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल लेयर में, तो बताओ कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, Li में। तो यही जो चीज़ें हम लिखे थे कि साइज छोटा होगा तो एनर्जी क्या करेगा, वो ज़्यादा रिलीज करेगा। हमें लग रहा है कि उसको समझाने में हम कैपेबल हैं, ये चीज़ें समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर क्या है कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लेयर्स होते हैं और उसको क्या कहता है, आकर के घेरते हैं, और घेरते हैं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब देखो एक्सेस ऑफ वाटर हम क्यों कह रहे थे, क्योंकि जितना वाटर को इससे जुड़ना है वो जुड़ गया। अब मान लो अट्रैक्शन अगर खत्म हो गया तो अगर आप और भी वाटर ऐड करोगे तो कोई इसको फर्क ये नहीं पड़ेगा, मतलब उससे कोई अट्रैक्शन या एनर्जी रिलीज, गेन, लॉस नहीं होने वाला। तो ये जो समझाना चाह रहे थे, ये दोनों चीज़ें क्लियर है। ये कुछ ऐसा समझो कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी अगर आ जाता है तो तुम देखना कि क्राउड ऐसा इकट्ठा हो जाएगा, भले सेलिब्रिटी उसको दिखाई ना दे, लेकिन भीड़ इतना वो ज़्यादा लगा देता है कि मतलब कि तुम्हें लगेगा कि एक अट्रैक्शन की तरफ है। जैसे कुछ साल पहले जैसे यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स जब ओपन हुआ था तो इसके ओपनिंग में कैटरीना कैफ आई थी, तो भले कैटरीना कैफ रोड पे थोड़ी उतर रही है, लेकिन क्या है कि वो सुजाता चौक पर जैसे आई तो उधर से लेकर के देखो तो पूरा यहाँ ओवरब्रिज तक का पूरा रोड जाम था। पब्लिक इंतजार में है कि भैया कम से कम कहीं से दिख जाए। उधर देखोगे तो पूरा गौस्वामी कॉलेज, मिलन प्लेस तक है, उधर तक पूरा रोड जाम था। पूरा का पूरा जो
ये है वो डाउन है, मतलब ये क्या कह सकते हो, ट्रैफिक जाम है। क्यों जाम है? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही अगर मान लो कोई सिंपल सा कोई अगर रहता वहां पर, तो क्या ऐसा जाम होता वहां पर? ये नहीं होता। तो ये है कि ऐसा है कि पब्लिक उसको दिख जाएगा, ये नहीं, लेकिन उसको क्या करेगा, वो घेरेगा। लेकिन ये ऐसी चीजें कब होगा? जब ये क्या हो जाएगा, पूरा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पर। इस बात को समझे? तो हमें लगता है कि ये चीजें समझ में आ गया होगा कि साइज छोटा होगा तो ये अट्रैक्शन इस तरह के। अब तुम इमेजिन करो कि लिथियम के बदले अगर यहाँ बेरिलियम आयन होता तो एक दो लेयर और बढ़ जाते, एल्यूमिनियम लेयर होता तो एक दो लेयर और बढ़ जाता। मतलब जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्यों एनर्जी रिलीज कर रहा था? क्योंकि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर भी +2 चार्ज है, और दोनों का साइज भी छोटा है, तो उनके बीच में हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, ठीक ठाक होगा, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। क्या ये बात समझ में आया? अब ये देखना कि ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग कहते हैं, इसको तुम बाद में बना लेना, ये हम तुमको PDF भेज देंगे इसका। ये Na+ क्या होता है, एक्वस, और इसको सॉरी हाँ ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, Li+ क्या हो जाएगा, एक्वस। ये जो इसका जो दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा, इसको हम वर्ड भी यूज करते हैं, इसका कहते हैं, नाम होता है हाइड्रेटेड रेडियाई या हाइड्रेशन रेडियाई। एक होता है जो हमने आपको 2-3 क्लास पहले पढ़ाया था एटॉमिक रेडियस में, वो गैसियस फॉर्म के बारे में पढ़ा था। ये कौन सा है आपका, ये हाइड्रेटेड रेडियाई। जैसे देखो, अगर हम आपसे पूछे कि Li+ गैस है, Na+ गैसेस फॉर्म, K+ गैसेस फॉर्म, Rb+ गैसेस फॉर्म, एंड सीजियम ये क्या है, गैसेस फॉर्म है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रेडियस का ऑर्डर डाउन द ग्रुप क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में। अब ये देखो बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं, जहाँ पे कंसेप्ट उनकी कम होती है या भूल जाते हैं। अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, एक्वस। ये क्या हो गया, Na+ एक्वस, ये क्या हो जाएगा, K+ एक्वस, ये क्या देख रहे हो, Rb+ एक्वस, और सीजियम + एक्वस। हम पूछना चाह रहे हैं कि इसके हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर बताएं आप, रेडियस का ऑर्डर बताएं। ये आयोनिक रेडियाई है, और ये कौन सा रेडियाई है, ये हाइड्रेटेड रेडियाई है। बताया जाए ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो ऐसी गलती तो नहीं करोगे क्लास में, एग्जाम में, क्या एग्जाम में ऐसी गलती होगी, ये नहीं होगा। जैसे ये क्या है ना कि इसके ऊपर में इतने मल्टीपल लेयर्स आ गए ना कि ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये सब सारे क्या है आपके छोटे होते हैं। तो हाइड्रेटेड रेडियस और आयनिक रेडियस में डिफरेंस समझ में आया आपको, हाइड्रेटेड रेडियस और इन दोनों रेडियस में ये डिफरेंस क्लियर है। क्या सेम इसी तरीके से बेरिलियम फैमिली में भी होगा? अगर हम B+2 एक्वस के फॉर्म में बात करें, Mg+2 एक्वस के फॉर्म में, C+2 एक्वस, Sr+2 एक्वस, Ba+2 एक्वस, तो हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा, हाइड्रेटेड रेडियस का इसी तरीके का हो जाएगा। तो एग्जाम में ये देखना एकदम कूल होकर के कि आपसे क्या पूछा गया, हाइड्रेटेड रेडियस या ये आयनिक रेडियस या गैसियस रेडियस। ब्रैकेट में G है कि एक्वस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, समझे इस बात को। कुछ डाउट है ना, पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकते हो। लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी कम होगा तभी तो आयंस में वो इजीली डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होगा तभी तो वाटर मॉलिक्यूल उसको घेरेगा। तो हम आयनिक लैटिस एनर्जी एक मतलब गिवन एनर्जी कह दो, प्रोवाइडेड एनर्जी है, तो हमेशा चाहेंगे कि एनर्जी क्या करे, कम दे। तो इसे लैटिस एनर्जी शुड बी लेस एंड हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी मोर। तुम चाहते हो ना कि हम कम पढ़ें,
है ना, बोलो। और नंबर ज़्यादा है, कोई भी चाहेगा कि हम कम पढ़े और नंबर ये ज़्यादा है, तो ये वही सिस्टम है। तो हाइड्रेटेड रेडियस समझ में आया आपको। अब देखो यहीं से बहुत सारी चीजेस बनता है, आप केसेस बनेगा। जैसे आप देखो, अगर हम आपसे पूछे मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। देखो ये पानी के फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में, तो जिसका साइज बहुत ज़्यादा होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगा, कम होगा, और जिसका साइज कम होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगा, ये ज़्यादा। आपने देखा होगा एक्वेरियम वगैरह में या किसी भी इस तरीके के कभी देखा होगा, जो छोटे जानवर है बहुत मूव करते हैं इधर से उधर, और जो मोटे जानवर है वो देखना एक जगह जाकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। तो बेसिकली ये उसी तरीके की चीज़ें हैं, तो मोबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मोबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, जिसका साइज कम है, समझ में आया। और मोबिलिटी ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी किसी पर डिपेंड करेगा, कंडक्टिविटी भी किस पे डिपेंड करेगा, मोबिलिटी पे। यही बात हम कहना चाह रहे थे कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th में मिलेगा। अब आइदर है कि वहाँ पे बैठ के रटिए कि किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है किसकी मोबिलिटी कम है, या यहाँ वाले कंसेप्ट वहाँ पे लगा दीजिए। हम आपसे पूछ देंगे कि KCl की मोबिलिटी ज़्यादा होगी कि NaCl की मोबिलिटी ज़्यादा होगी, KCl की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी कि NaCl की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। KCl किसका, KCl की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, समझे। तो ये मोबिलिटी, कंडक्टिविटी और रेडियस वेडियस वाली कहानी सारे सब कुछ क्लियर है। तो हाइड्रेशन रेडियस क्या होता है, ये चीज़ें क्लियर है। तो हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लैटिस एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आगे बढ़े फिर हम।